सोनिया ने कोई जवाब न दिया। वो बड़ी बेदिली से रोटी के छोटे छोटे निवाले तोड़कर खा रही थी। मैंने झुके झुके निसफ दायरे की शक्ल में इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया कि वहां कोई छुपा हुआ तो नहीं। फिर मैंने सोनिया को कमीनगाह में छुप जाने के लिए कहा। वो शुगाफ में से रेंग कर अंदर चली गई। मैंने शुगाफ को झाड़ियों और खुश्क टहनियों से बंद किया और तेजी से वापस आ गया। बस्ती वालों के पास छोटी छोटी चंद एक कश्तियां थीं जिन पर सवार होकर वो मछलियां पकड़ा करते थे। ये काम वो छुट्टी के दिन करते थे, बाकी इनकी कश्तियां साहिल पर बंधी रहती थी। दूसरे रोज मैं सुबह सुबह इस जानिब निकल गया जहाँ कश्तियां बंधी थी। एक कश्ती सबसे आखिर में खड़ी थी। मैंने फरार के लिए इसे मुंतखब कर लिया और इसका करीब से जाकर अच्छी तरह मुआयना किया। कश्ती बिल्कुल सही हालत में थी। दोपहर को मैं खाने के वक्त वापस बस्ती में आ गया। मैंने जल्दी जल्दी 2-4 निवाले लिए और टहलता हुआ साहिल की जानिब निकल गया। मैं जंगल की पट्टी में से हो रहा था। यहाँ एक जगह घास पर कितने ही नारियल गिरे हुए थे। मैंने यहाँ से 6-7 नारियल उठाए और आखिरी कश्ती में ले जाकर कोने में रख दिए। दूसरे फेरे पर फिर कुछ मजीद नारियल कश्ती में रख दिए। कश्ती में सिर्फ यही हमारा ज़ादिरा था। इस काम से फारिग होकर मैं वापस बंगले की तरफ चल दिया। इस वक्त सिक्योरिटी चीफ बंगले में मौजूद था और अपनी बीवी से इब्रानी जुबान में बातें कर रहा था। मैंने आते ही खाना लगाना शुरू कर दिया। इनकी बातों से मालूम हुआ कि शाम को इंडिया से भी CID वालों का एक वफद जजीरे पर पहुंच रहा है। इंडिया की इंटेलिजेंस वालों से मेरा मुतफक्कर होना कुदरती अमर था, क्योंकि पूछगछ के दौरान इनको मुझ पर शक हो सकता था और वो अंदाज़ा लगा सकते थे कि मैं असली मराठा नहीं। इसी एतबार से मैंने इसी रात वहाँ से फरार होने का ठीक फैसला किया था। जब सिक्योरिटी चीफ खाना खाकर चला गया तो मैंने मैडम से $20 अपनी तनख्वाह में से एडवांस के तौर पर लेकर अपनी जेब में रख लिए। ये रकम बर्मा की सरहद पर पहुंचने के बाद हमारे काम आ सकती थी। मुझे सिवाय इसके और कुछ नहीं सूझ रहा था कि मुझे आज रात सोनिया को लेकर यहाँ से हर हालत में निकल जाना है। मैं शाम को बस्ती में वापस आ गया। अभी सूरज गुरूब हुआ ही था कि इसकी सुरख रोशनी अभी समंदर पर बाकी थी। मैंने बंसी और डोरी उठाई और ताज़ा मछली पकड़ने के बहाने साहिल समंदर पर जा निकला, जहाँ आखिरी कश्ती साहिल की रेत पर खड़ी थी। मैंने वहीं जाकर पानी में डोरी लटका दी। एक बार फिर मैंने कश्ती का भरपूर नज़रों से जायज़ा लिया। मेरे रखे हुए नारियल कोने में पड़े थे। कश्ती में 2 चप्पू थे। इस कश्ती को हमें समंदर पार करवाना था। कुछ मालूम नहीं था कि किस्मत में क्या लिखा है। ये बहरे हिंद का समंदर था, जिसको काला पानी भी कहते हैं, इसलिए कि समंदर का रंग देखने पर बिल्कुल स्याह लगता है। कहते हैं कि ये समंदर के गहरा होने की वजह से है, या इन स्याह काली चट्टानों की वजह से है जो इस समंदर की तह में बहुतायत से मौजूद है। कुछ देर समंदर के किनारे रहने के बाद मैं वापस आ गया। मैं वापस आ रहा था कि एक सिक्योरिटी लॉन्च तेजी से साहिल समंदर के करीब से गुजर गई। इसके आगे मशीन गन लगी थी और सिपाही चाकू चुबंद अरशे पर खड़े थे। मैं अपने ध्यान में बस्ती की तरफ चलता चला गया। फिर रात की स्याही ने जजीरे के समंदर को अपने दामन में छुपा लिया। मैं झोंपड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि दादा रमिया झोंपड़ी के बाहर चूल्हे के पास बैठा नारियल पिरा है। इसकी बीवी चावल पका रही थी। सनता झोंपड़ी में थी। दादा रमिया ने मुझे देखकर पूछा, शाम को मछलियाँ साहिल के पास नहीं आया करती, तुम क्यों चले गए थे? मैंने कहा, तुम ठीक कहते हो दादा, कोई मछली हाथ नहीं आई। मैंने सोचा ज़रा सैरो तफरी हो जाए। हम खाना खाने लगे तो दादा रमिया ने मेरी शादी की बात छेड़ दी। इसी की खबर थी कि ये रात मेरी इसके पास आखिरी रात है। शायद इसके बाद मुझे इससे कभी नहीं मिलना था। मैंने कहा, दादा मैं तुम्हारे आगे इनकार कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तनख्वाह मिलने पर सनता से ब्याह रचा लूँगा। दादा रमिया और इसकी बीवी के चेहरे खुशी से खिल गए। सुखमनी उठकर झोंपड़ी में अपनी बेटी को खुशखबरी सुनाने चली गई। मैं इनके जज्बात से बिल्कुल बेनियाज अपनी मिशन के बारे में सोच रहा था। हम अजीब, बेयारो मददगार और ख़तरनाक हालात में वहाँ से फरार हो रहे थे। हमारा पीछा भी किया जा सकता था और हम पर ऊपर से फायरिंग भी हो सकती थी। सिर्फ एक बात हमारे हक में जाती थी कि सोनिया को गायब हुए 2 दिन हो गए थे और इस अरसे में यहूदी सिक्योरिटी को जितना समंदर खंगालना था खंगाल चुके थे। अगर हमें वहाँ से फरार होते हुए कोई नहीं देखता तो फिर किसी को हमारे पीछे आने का इम्कान नहीं था। अगर मैं उसी रात सोनिया को लेकर निकल जाता तो हमारे ताक़ुब और फिर फ़िज़ा में हमारी कश्ती पर फायरिंग का कवी इम्कान था। मेरा जहन इन्हीं ख्यालात में गुम था कि दादा रमिया ने कहा, पार्टीकर कल तुम अपने लिए कुछ नए कपड़े ख़रीद कर ले आना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मैंने कहा, दादा मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम फिक्र न करो। रमिया दादा कुछ देर शादी के इंतजामात के बारे में मुझसे बातें करता रहा। फिर मैं उठकर अपनी झोंपड़ी में आकर लेट गया। मेरे पास साथ ले जाने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं था। एक पिस्तौल और चाकू सोनिया के पास था जो हमें अपने पास ही रखना था। नारियल कश्ती में पहले ही रख दिए गए थे। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरे कान समंदर की तरफ लग गए थे। इधर से पहले कश्ती लॉन्च गुजर गई थी। 1 घंटे के बाद दूसरी और फिर 12 बजे रात से कुछ ही पहले तीसरी कश्ती लॉन्च को गुजरना था।
मुझे बहरहाल दूसरी गश्ती लॉन्च के गुजर जाने का इंतजार करना था। मैं झोंपड़ी में चुपचाप लेटा रहा। जब दूसरी गश्ती लॉन्च भी गुजर गई तो मैं झोंपड़ी से निकल आया। बाहर वैसे ही सन्नाटा और अंधेरा था, जैसा कि हर रात वहाँ हुआ करता था। एक पल के लिए मैंने पीछे वाली झोंपड़ी पर निगाह डाली, जिसके अंदर सनता सो रही थी। ये मेरी होने वाली बीवी थी। मैंने इसे निगाहों में ही खुदा हाफिज कहा और नायलॉन की एक रस्सी कमर के गिर्द लपेट कर सोनिया की कमीनगाह की तरफ रवाना हो गया। हालात हमारे हक में नहीं थे, इसके बावजूद मैं दिल में चट्टान जैसा आज़म लिए आगे बढ़ रहा था। मुझे रातों रात इस जजीरे से निकलकर जितनी तेज़ी से हो सके कश्ती को चलाकर दूर से दूर तक हो जाना था। हमारी मंजिल बर्मा का साहिल था, जो इंडमान के इस जजीरे से मशरिक की तरफ था और ज़्यादा दूर नहीं था। फिर भी ये काम चप्पुओं वाली कश्ती वहाँ 3 दिन से पहले नहीं पहुँच सकती थी। दरख्तों के नीचे से गुजरता मैं खुफिया कमीनगाह तक पहुँच गया। सोनिया मुझे कमीनगाह के बाहर ही मिल गई थी। वो बिल्कुल तैयार थी, मेरे पास इससे बातें करने का वक्त नहीं था। मैंने इसे पिस्तौल और चाकू लेकर अपनी जेब में रख लिया और इसे अपने पीछे पीछे आने का इशारा करके जंगल की तरफ चल पड़ा। हम खड्डनाले के किनारे की ओट में से होकर समंदर की तरफ चल रहे थे। 15 मिनट के बाद हम जंगल की इस पट्टी में आ गए, जहाँ से हमें साहिल की रेतली ज़मीन उबूर करके अपनी कश्ती में सवार होना था। घड़ी मेरी कलाई के साथ लगी थी। हम एक जगह झाड़ियों में छुप कर बैठ गए। मुझे तीसरी गश्ती लॉन्च के आने का इंतज़ार करना था। ठीक 12:07 पर दूर से साहिल पर रोशनी फैल गई। फिर लॉन्च की आवाज़ आने लगी। मैंने सोनिया को बताया कि ये रात के पहले निसफ हिस्से की आखिरी गश्ती लॉन्च है और इसके आधे घंटे के वक्फे के बाद चौथी लॉन्च गुजरेगी। मोटर लॉन्च पर सर्च लाइट रोशन थी। हम झाड़ियों की ओट में थे। लॉन्च समंदर को रोशन करती हुई आगे निकल गई। जब इसकी आवाज़ दूर हो गई तो मैंने सोनिया से कहा, हम आखिरी कश्ती में सवार होंगे। मैंने हाथ के इशारे से इसे वो छोटी कश्ती दिखाई जो साहिल के सबसे आखिर में खड़ी थी। मौसम बेहद पुरसुकून था। हल्की खुशगवार हवा चल रही थी। सोनिया ने कोई जवाब न दिया। खामोशी से गर्दन घुमाकर कश्ती को देखा। मैंने इसे हिदायत की कि मेरे निकलने के 2 मिनट बाद वो भी दरख्तों से निकलकर कश्ती की तरफ चली। तुम्हें झुककर तेजी से दौड़ते हुए कश्ती तक आना होगा, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर मैंने दरख्तों से निकलकर दाएं बाएं सुनसान और नीम रोशन साहिल पर निगाह डाली और उड़ता हुआ कश्ती के पास आकर नीचे होकर बैठ गया। 2 मिनट बाद सोनिया भी दरख्तों से निकलकर मेरी तरफ झुककर दौड़ पड़ी। वो जल्दी से कश्ती में बैठ गई। मैंने कश्ती की रस्सी को खोल दिया और इसे घसीट कर लहरों पर ले आया। फिर मैं भी कश्ती में कूद गया और चप्पू चलाने लगा। समंदर पर अंधेरा छाया हुआ था। आधे घंटे के बाद मशरिक की जानिब से जजीरे का मोड़ काट कर चौथी गश्ती लॉन्च को नमूदार होना था और अगर मैं इस आधे घंटे में समंदर की एक खास हद को अबूर नहीं करता तो हमारी कश्ती लॉन्च की सर्च लाइट की रोशनी में बड़ी आसानी से देखी जा सकती थी। फिर गोलियों की एक बौछार हम पर पड़ती और काम तमाम हो जाता। इस एतबार से मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर इस इलाके से निकल जाना चाहिए था। मैंने कश्ती को बहुत जल्द समंदर की वापस जाती बड़ी लहरों पर डाला और इस रुख पर चप्पू चलाने लगा कि वो दाएं जानिब मशरिक के जाविये को छोड़कर शुमाल मशरिक की तरफ बढ़ गई। मैं बगैर सांस लिए दीवाना वार चप्पू चलाता गया। यह हमारी जिंदगी और मौत का सवाल था। हम मौत की सरहद को अबूर कर रहे थे। मुझे कोई होश नहीं था कि कितना वक्त गुजर गया। सोनिया मेरी हिदायत के मुताबिक कश्ती के ऐन दरमियान में सर झुकाए बैठी थी। मैं चप्पू यूं चला रहा था जैसे मेरी रेस लगी हुई है। रात गुजरती जा रही थी। मैंने चप्पू चलाते चलाते साहिल की तरफ निगाह डाली। साहिल के दरख्तों की गहरी गहरी स्याह चौड़ी पट्टी दूर होती जा रही थी, लेकिन अपने अंदाजे के मुताबिक मैं अभी खतरे से बाहर नहीं था। मैं घड़ी पर वक्त देखकर मजीद 1-2 सेकंड ज़ाया नहीं करना चाहता। मेरे बाजू शल होने लगे थे, मगर मैं कश्ती को साहिल से दूर ही दूर खींचे लिए जा रहा था। जब मेरे बाजुओं में बिल्कुल सकत न रही तो मैंने चप्पू ऊपर उठा लिया। कश्ती समंदरी लहरों पर सुस्त हो गई। मैंने चप्पू दोबारा समंदर में डाले और तेज़ी से बाजुओं को चलाने लगा। कश्ती साहिल से काफ़ी दूर निकल आई थी। इतने में जजीरे के मशरिकी साहिल पर रोशनी के धुंध सी बिखरने लगी। फिर दूर से लॉन्च के इंजन की खट खट सुनाई दी। मैंने सोनिया को बुलंद आवाज़ में कहा कि वो कश्ती में लेट जाए। इसने ऐसा ही किया। चौथी कश्ती लॉन्च अपने राउंड पर निकल आई थी, मगर इसकी रोशनी हमारी कश्ती से फासले पर थी और इसकी रोशनी का आखिरी किनारा कश्ती से करीबन आधे फरलांग के फासले पर था। ये बात बहुत खुशाइन थी। मैं कश्ती को खतरे के निशान से दूर ले जाने में कामयाब हो गया था। इसके बावजूद मैंने चप्पू कश्ती में डाले और ख़ुद भी इस तरह औंधे मुँह लेट गया कि मेरा सर कश्ती के किनारे से थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ था। एक और बात बड़ी अच्छी थी कि यहाँ समंदर की लहरें भारी भरकम थी और किसी वक्त हमारी कश्ती लहरों की ओट में आ जाती थी। लॉन्च की रोशनी आगे निकल गई और लॉन्च भी हमसे दूर होती चली गई। अब मैंने सितारों को देखा। मशरिक की जानिब चमकते एक सितारे को अपना रहबर बनाया और इसी सीमत कश्ती खींचने लगा। मेरे चप्पू चलाने में अगरचे अब वो शिद्दत नहीं थी, लेकिन मैंने कश्ती की रफ्तार को सुस्त भी नहीं किया था। 1.5 घंटा इसी तरह हमारा सफ़र समुद्री लहरों पर जारी रहा। फिर जजीरे का साहिल समंदर की स्याह लहरों की ओट में डूब गया।
अब हम रात की तारीकी में खुले समंदर में थे। खुले समंदर में आकर मुझे एहसास हुआ कि इस कश्ती के लिए समंदर बहुत बड़ा है। ये कश्ती खुले समंदर के लिए नहीं बनाई गई थी, लेकिन हमें इस कश्ती में खलीज बंगाल को पार करना था। फिर भी जब मुझे ख्याल आया कि अभी 2-2.5 दिन का सफ़र बाकी है तो मैं कुछ फिक्रमंद हो गया। सोनिया भी इतने बड़े समंदर को देखकर कुछ सहमी हुई सी थी और कश्ती में दुबकी बैठी थी। मैं चप्पू भी चला रहा था और इसे हौसला भी दे रहा था कि यह समुद्री तूफान का मौसम नहीं है और हमारा सफ़र महफूज है। आप अगर पुरसुकून समंदर में भी कभी कश्ती में सफ़र करें तो खुले समंदर में पहुंचकर आपको समुद्री लहरों की ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी कि एक बार तो आपका दिल दहल जाएगा। ये आवाज़ें ऐसी होती हैं जैसे कोई नाग फंकारता है। जजीरे की रोशनियाँ बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी। हमारे चारों तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था। समंदर भी स्याह था। पानी की लंबी लंबी और नीचे से ऊपर को बढ़ती मौजें हमारी कश्ती को ऊपर नीचे करती आगे ही आगे लिए जा रही थी। मेरा जोर बहुत कम लग रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं मशरिकी आसमान पर अपने रहनुमा सितारे को देख लेता था। सोनिया इसी तरह कश्ती के वस्त में दुबकी बैठी थी। मैं इससे बातें करके इसकी समंदरी दहशत को दूर करने की कोशिश भी किया जाता था। वो अगरचे पढ़ी लिखी थी और समझदार लड़की थी, मगर समंदर आखिर समंदर होता है, और फिर खुला समंदर वो तो अच्छे खासे दलेर आदमी को भी दहशत ज़दा कर देता है, ख़ास तौर पर अगर समंदर से ये इसकी पहली मुलाकात हो। कुछ यही ख्याल सोनिया का भी था, लेकिन चूंकि ये इसकी ज़िंदगी और मौत का मसला था इसलिए वो हिम्मत किए हुए थे, वरना इसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो वो अब तक कई बार गश खा चुकी होती। रात आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगी थी। मशरिक में चमकता मेरा रहबर सितारा भी मांद पड़ने लगा था। मुझे दिन के वक्त इसकी रोशनी सूरज को अपना रहनुमा बनाना था, और फिर मशरिक में समंदर के अंदर से सुरख सूरज ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और हमारी कश्ती तक जैसे सुरख रोशनी की एक सड़क बिछ गई। दिन की रोशनी ने सोनिया को जरा हौसला दिया। मैंने पहली बार इसका दुबला पतला चेहरा देखा। वो कमज़ोर सी लड़की दिखाई देती थी, मगर इसकी स्याह आंखों में एक आईनी इरादे की चमक थी। इसने समंदर को चारों तरफ देखा। मैंने कहा, देख लो हम समंदर में कितनी दूर निकल आए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि यह समुद्री तूफान का मौसम नहीं है। सोनिया ने कहा, लेकिन हमारा सफ़र बड़ा लंबा है। इतनी छोटी कश्ती कहाँ तक हमारा साथ देगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चप्पू चला रहा था। कश्ती जैसे अपने आप लहरों पर फिसलती जा रही थी। चूँकि समंदर की लहरें तेज़ी से हमारे करीब से गुजर रही थी, इसलिए हमें यूँ लगा कि जैसे हमारी कश्ती की रफ्तार काफ़ी तेज़ है। मैंने सोनिया को समझाया कि ये कश्तियाँ दरख्त को खोद कर बनाई गई हैं, इसलिए इनके डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सूरज काफ़ी ऊपर निकल आया था। हमने नारियल तोड़कर इसका पानी पिया, गोदे को चाकू से खुरच कर खाया। धूप खासी तेज़ थी और समंदर की वजह से इसकी चमक में काफ़ी इजाफा हो गया था। इस तरह समंदर में सफ़र करते करते सारा दिन गुजर गया। रात फिर आ गई। समंदर पुरसुकून ही रहा। इसकी वजह महज ये थी कि तूफ़ान का मौसम गुजर चुका था। इस मौसम में समंदर पुरसुकून ही रहता है। अब मैंने कश्ती को लहरों के हवाले कर दिया था। सोनिया इसलिए भी परेशान थी कि शायद हम इतने वसी और इस समंदर में अपनी सिमत ठीक नहीं रख सकेंगे। दूसरे दिन अभी एक दिन का सफ़र बाकी था कि अचानक मशरिक़ की जानिब से काली घटाएं उमड़ पड़ी। वो बेजंजीर हाथियों की तरह आसमान पर बढ़ती चली आ रही थी। हवा भी तेज़ हो गई और समंदर में हैजान के आसार पैदा होने लगे। हमारी छोटी सी कश्ती ने डोलना शुरू कर दी। ये समुद्री तूफ़ान था। अगरचे तूफ़ान का मौसम नहीं था, लेकिन बलाए नागहां हमारे सर पर मुसल्लत होने वाली थी। सोनिया का चेहरा मजीद उतर गया। वो घबरा कर बोली, तूफ़ान आ रहा है, अब हमारा बचना मुहाल है। इसका कहना बेजा नहीं था। स्याह घटाओं को देखकर मैं भी परेशान हो गया। देखते देखते सूरज इन काले बादलों में छुप गया और हवा ने तेज झकड़ों का रूप इख्तियार कर लिया। काले समंदर में बड़ी बड़ी मौजें उठने लगी। हवा के थपेड़े चीखते हुए मौजों को ऊपर उठाते और फिर पूरी ताकत से इन्हें नीचे फेंक देते। कश्ती मेरे काबू से बाहर हो गई। इसकी मिसाल एक छोटी सी गुरगाबी की सी थी जो हैबतनाक तूफानी समंदर की बिखरी हुई मौजों की जद में इधर उधर उछल रही थी। मैंने फौरन कमर के गिर्द लिपटी हुई नायलॉन की रस्सी खोली और इसे सोनिया की कमर के गिर्द बांधकर इसका दूसरा सिरा अपनी कमर के गिर्द बांध लिया। सोनिया मेरे हाथों से फिसल फिसल जा रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से इसे संभाले कश्ती से चिमटा औंधे मुंह लेट गया। सारे नारियल समंदर में गिर गए थे। अब वो कश्ती हमारे लिए एक लकड़ी का तख्ता थी जिससे चिमटे हम बेरहम समंदरी तूफान में ना जाने किधर बहे चले जा रहे थे। सरबफलक मौजें हमारी कश्ती को एक मौज से दूसरी मौज की तरफ उछाल रही थी। बादलों में बिजली की कड़क ने रही सही कसर पूरी कर दी थी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। सोनिया शायद बेहोश हो गई थी। मुझे खुद अपना होश नहीं था। हमारी कश्ती छोटी होने की वजह से अभी तक उल्टी नहीं थी। एक पहाड़ जैसी मौज इसे ऊपर उठाती और फिर वही मौज नीचे जाते हुए जैसे इसे समंदर की गहराइयों में ले जाकर दोबारा ऊपर ले आती। कुछ खबर नहीं थी कि हमारा रुख किधर को है और हम किस सिमत को जा रहे हैं। हम मुकम्मल तौर पर तूफान के रहमो करम पर थे।
ये तूफान हमें वापस इसी जजीरे पर भी फेंक सकता था जहां से हम फरार हुए थे, और ये हमें बर्मा के साहिल पर भी ले जा सकता था। लेकिन इस वक्त हमें अपनी जान के लाले पड़े थे, क्योंकि कश्ती किसी वक्त भी उलटकर हमें बेरहम मौजों के हवाले कर सकती थी। अगरचे समंदर में बेकायमा होशो हवास तैरना मुश्किल नहीं होता, लेकिन तूफानी समंदर की मौजें अपनी थपेड़ों से इंसान को हलाक कर डालती हैं। बिपरे हुए समंदर की दहशत ही एक आम इंसान को हलाक करने के लिए काफ़ी होती है। मैंने सोनिया को अपने साथ चिमटा रखा था। वो बेहोश थी। मुझे यूं महसूस रहा था जैसे हमारी कश्ती 200 मील फी घंटा की रफ्तार से तूफानी लहरों की जद में है। बारिश की वजह से कश्ती में पानी भर जाता, लेकिन जब कश्ती लहरों के साथ एक तरफ को झुकी ऊपर उठती तो ये पानी अपने आप बाहर गिर जाता था। इस तरह समंदर का पानी भी कश्ती में आ जाता था। एक तेज लहर ने हमें ऊपर उठाया तो नीचे झूलते ही मैं कश्ती से बाहर समंदर में गिर गया। कमर के साथ बंधी हुई रस्सी ने मुझे दूर न जाने दिया। मैंने वहीं कश्ती के किनारे को पकड़ लिया। हवाएं चंगाड़ रही थी, मौजें मुझे कश्ती से अलग करने की सरतोड़ कोशिश कर रही थी। मैंने दिल में खुदा को याद किया और दुआएं मांगने लगा। फिर हिम्मत करके कश्ती में अपने आप को गिरा दिया। सोनिया कश्ती में इसी तरह बेहोश पड़ी थी। सूरज बादलों में छुपा हुआ था, इसलिए कोई पता नहीं था कि हम मशरिक को जा रहे हैं या मगरिब को। इस वक्त तो मुझे सिर्फ अपनी और सोनिया की जान बचाने की फिक्र थी, लेकिन ये मेरे इख्तियार में नहीं थी। मैं इस तूफान अफरा तफरी में भी इतनी कोशिश ज़रूर कर रहा था कि सोनिया के मुंह में पानी न जाए। मैंने सर कश्ती के अंदर ऊपर उठी हुई लकड़ी की तख्ती पर कर दिया। अगर मेरी कमर में रस्सी न बंधी होती तो जिस तरह मैं समंदर में गिरा था, तूफानी मौजें मुझे न जाने कहाँ ले गई होती। मैं दिल में इंतहाई खुजू और खुशू से अल्लाह पाक से दुआएं मांग रहा था कि वो मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे और हमें इस तूफान से निकाल दे। तूफान में ज़रा सी भी कमी नहीं हुई थी। एक बार हमारी कश्ती को ऊंची मौज ने ऊपर उठाया तो ये देखकर मेरा दिल दहल गया कि कश्ती एक बहुत बड़े भंवर के दायरे में फंस गई है। गोया हम एक दायरे की शक्ल में तूफानी समंदर में गर्दिश कर रहे हैं। समंदर में जब कोई जहाज़ इस किस्म के वसी और इस भंवर में फंस जाता है तो फिर इसका निकलना यकीनन नामुमकिन होता है। यही वजह है कि जहाज़ रानों ने सफ़र के लिए महफूज रास्ते मुतय्यन कर दिए होते हैं। हमारी कश्ती छोटी थी। हमें एक फ़ायदा ज़रूर था कि कोई भी घूमती हुई लहर तेज़ी से हमें भंवर से बाहर फेंक सकती थी, जिस तरह के खोलते हुए लावे की कोई चींट उड़कर बाहर जा गिरती है। मगर इसके लिए शर्त ये थी कि हमारी कश्ती घूमते घूमते भंवर के किनारे पर आ जाए, और यह हमारे बस में नहीं था। खुदा जाने भंवर में कितने चक्कर लगने के बाद हमारी कश्ती को एक झटका लगा और वो उछल कर लहरों पर फिसलती हुई दूर चली गई। कश्ती भंवर के हलाकत खेज चक्कर से बाहर निकल आई थी, लेकिन अब इसकी रफ्तार बेइंतहाई तेज़ हो चुकी थी। यूँ लगता था कि एक बहुत बड़ी लहर जो इसे अपने साथ घसीटते लिए जा रही है। यह सोचकर मेरा दिल बैठ गया कि कहीं हमारी कश्ती समंदर में चलती बरक रफ्तार मौज के ऊपर न चढ़ गई हो। समंदर के वस्त में ऐसी रूहें चला करती हैं जिनकी रफ्तार 100 मील फी घंटा से कम नहीं होती। ये एक दरिया की शक्ल में चलती हैं और सैकड़ों मील दूर जाकर एक देव पैकर मौज की शक्ल इख्तियार करके छोटी छोटी लहरों में तकसीम हो जाती हैं। समंदरी माहिरीन के मुताबिक ये बरक रफ्तार रूहें आमतौर पर समंदर के इस हिस्से में उबर कर अपना सफ़र शुरू करती हैं जहाँ एक तो समंदर बहुत गहरा होता है, दूसरे जहाँ समंदर के नीचे किसी आतिशफिशा चट्टान के दहाने से गाइजर्स की शक्ल में इंतहाई गर्म भाप बाहर निकल रही हो। इस तूफ़ानी लहर पर आने से एक फ़ायदा ज़रूर हुआ था कि हमारी कश्ती तूफ़ानी थपेड़ों से बच गई थी। इस वक्त कश्ती गोया एक ऐसे देव पैकर तूफ़ानी मौज के ऊपर सवार थी जो एक तेज़ रफ्तार दरिया की शक्ल में आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही थी। बारिश थम गई, मगर हवाएं इसी तरह चंगाड़ रही थी। सोनिया वैसे ही बेहोश थी। इसकी नीम आस्तीन वाली कमीज़ और घुटनों से फटी हुई पतलून और सर के बाल पानी में शराबूर थे। मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि इसे वैसे ही बेहोश पड़ा रहने दूं। कश्ती ऊपर नीचे ज़रूर हो रही थी, मगर वो तूफ़ानी मौजों के क़यामत खेज झोले से बाहर निकल आई थी। अब शाम का अंधेरा फैलने लगा। मैं खुद थकावट और नकाहत से चूर बेबसी के आलम में कश्ती से चिमटा औंधा पड़ा था। कश्ती तूफ़ानी हवाओं को चीरती हुई तेज़ रफ्तारी से बही चली जा रही थी। मुझे सिर्फ एक ही धड़का लगा था कि कहीं ये तूफ़ानी रूह हमें वापस दुश्मन के जजीरे पर न फेंक दे। बादलों की वजह से रात बहुत जल्द छा गई थी और चारों तरफ अंधेरे ने अपनी स्याह चादर फैला दी। मुझे प्यास महसूस रही थी, लेकिन नारियल समंदर में डूब चुके थे और समंदर का पानी पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं चुपचाप पड़ रहा। मेरे सामने तूफ़ान खेज समंदर की भयानक रात थी। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजरें जमाने की कोशिश की, मगर मैं वक्त मालूम न कर सका। मैंने निढाल होकर अपना सर कश्ती के तख्ते से लगा दिया। फिर जाने किस वक्त नींद ने मेरी आंखें बंद कर दी। मुझे कुछ होश नहीं था। शायद मैं सो गया था या नकाहत की वजह से बेहोश हो गया था। होश आया तो सबसे पहले मुझे दिन की रोशनी नजर आई। एक चप्पू मेरे घुटने से बार बार टकरा रहा था। आसमान पर बादल इसी तरह छाए हुए थे, लेकिन तूफान गुजर चुका था। हवाओं का दहशतनाक शोर खत्म हो गया था।
समंदर पुरसुकून नहीं था, मगर इसकी मौजों में वो पहले जैसी तूफानी कैफियत नहीं थी। मैंने महसूस किया कि कश्ती की रफ्तार वो नहीं रही। कश्ती तूफान की बरक रफ्तार रूह से उतर चुकी थी, मगर वो लहरों पर बुरी तरह से डोल रही थी। अब वो एक बार फिर हैजानी मौजों के रहमो करम पर थी। मैंने झुककर सोनिया को देखा। वो इंतहाई निढाल थी और कराह रही थी। मैंने इसे आवाज़ें दी, इसके बाजू को झंझोड़ा। इसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ नजरें उठाई। इसके होंठ मुझे सूजे हुए लग रहे थे। इसने मुझे कोई जवाब न दिया और हल्की सी कराह के साथ आंखें बंद कर ली। मैंने समंदर का जायजा लेने के लिए सर उठाकर इधर उधर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। मेरे बाएं जानिब थोड़े ही फासले पर एक बहुत बड़ी लॉन्च समंदर में हमारी कश्ती की तरफ बढ़ रही थी। इस कश्ती के बादबान नहीं थे। अब मुझे इसमें लगी हुई मोटर की धीमी धीमी आवाज़ भी सुनाई देने लगी थी। लॉन्च के मस्तूल पर कोई झंडा नहीं था। ये लॉन्च या तो कोस्ट गार्ड वालों की थी या मछलियां पकड़ने वाली लॉन्च थी। मेरा दिल इसलिए धक से रह गया था कि कहीं मैं इस मनहूस इसराइली जजीरे पर तो वापस नहीं पहुंच गया। लेकिन इस किस्म की बड़ी लॉन्चें इसराइलियों के पास नहीं थी। अब मुझे कुछ लोग लॉन्च के ऊपर खड़े नजर आने लगे। इनके जिस्मों पर सिर्फ तहमत बंधे थे, इनके सर नंगे थे। ये बर्री लोग मालूम नहीं होते थे। लॉन्च वालों ने हमारी कश्ती को लहरों में डूबते उभरते देख लिया था और वो हमें बचाने के लिए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। एक आदमी ने हाथ में रस्सा भी पकड़ लिया था। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि सोनिया की पतलून की जेब से पिस्तौल और चाकू निकालकर आहिस्ता से समंदर में गिरा दिया। फिर इसके कान के करीब मुंह ले जाकर कहा, सोनिया अगर तुम होश में भी हो तो अपने आप को बेहोश जाहिर करना। एक लॉन्च हमारी तरफ बढ़ रही है। मुझे नहीं मालूम कि ये किस मुल्क की लॉन्च है। कोई आवाज़ मुंह से ना निकालना, मैं भी खुद को बेहोश जाहिर करूँगा। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।